आज 15वां आदिवासी मीणा प्रतिभाओं के सम्मान के लिए आयोजित समारोह के आयोजक मुख्य अतिथि महोदय एमएलए साहब, निवर्तमान एमएलए साहब, अध्यक्ष महोदय और नवचयनित हमारे साथी आरजेएस, प्यारे बच्चों और उन सभी के गार्जियन, बड़ी खुशी की बात है। ये चीजें जो बच्चा सम्मानित होने के लिए आता है उसमें एक बार एक उत्साह पैदा होता है, एक प्रेरणा पैदा होती है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। और ये जो कुर्सियां यहाँ पर हम 3-4 लोग बैठे हैं, अभी समाज की बेटी जो आरजेएस बनी है वो आप सभी बच्चियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कल तक वो शायद यहाँ बैठी थी जो आज यहाँ बैठी है। ये आप लोगों को देखना चाहिए। अपने अगर इस चीज को, इस दौर को लगातार बनाए रखें तो वो दूर धीर नहीं, वो जो दिन है वो दिन दूर नहीं है। जिस दिन जो सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान में लिखी गई थी वो जमीन पर फलीभूत हो जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2020 में आज अभी 600 प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और 2005 में जब संस्था की स्थापना हुई तब बताया गया कि 145 बच्चे प्रतिभाएं सम्मानित हुई थी। 1945 में जब देश आजाद होने वाला था या 1955 में जब देश आजाद हो गया था, उस टाइम बस्सी ब्लॉक में आदिवासी मीणा समाज के कितने लोग ऐसे थे जो सरकारी नौकरियों में थे। संख्या शायद अगर गिनी जाए तो वो उंगलियों के तौर पर गिनी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब बात आई कि ये प्रतिभाएं बाद में कैसे पैदा होना शुरू हुई, पहले कहाँ थी। तो कुछ तो कारण रहे होंगे ना। अभी देश की आजादी के बाद में जब प्रतिभाओं को मौका मिला होगा, उसके बाद में प्रतिभाएं आगे बढ़ना शुरू हुई होंगी और आज इस मुकाम पर आ रही हैं। समाज की बेटी आरजेएस बन रही है, बेटा आईआरएस बन रहा है, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। हमने जितने जो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, रामायण, गीता, महाभारत, और उसमें हमें बहुत सारा ज्ञान मिला है जिसको हम लोगों ने अपने दिलो दिमाग में आत्मसात किए हुए हैं। और हम मानते हैं कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही था। हम भी मानते हैं, मैं मानता हूँ। गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो जो आज 600 प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं, 2005 में 145 थी, 1945 में 5, 7, 10 थी, और उससे पहले 1845 में कितने थे, 1745 में कितने थे, और अगर और पीछे चले जाएं तो 6वीं सदी या 5वीं सदी उस टाइम में कहाँ थे। अगर गीता में लिखा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म तो तब भी कर रहे थे, कर्म का फल हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा था। मुद्दे की बात यह है क्योंकि तब जो कर्म करने वाला आदमी था उसका अंगूठा काट दिया गया था। तब भी कर्म करने वाले लोग थे, लेकिन उनके अंगूठे को काट दिया गया, इसलिए वो कर्म करने वाले लोगों को कर्म का फल नहीं मिल पाया। और 1945 के बाद में जो दौर हुआ और जो बदलाव आया, हमारे लिए एक नई गीता लिखी गई, एक नई कुरान लिखी गई, वो है भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान में जब ये लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके बाद में जो प्रतिभाएं थी उन्होंने अपना अंगूठा देना बंद कर दिया और उसके बाद प्रतिभाएं यहाँ तक पहुंचनी प्रारंभ हो गई। वास्तव में ये जो हम सुबह सुबह कूद के तल्ली बजाते हैं घर पे, मैं बुरा मत मानना, मैं तो नास्तिक हूँ, लेकिन उस जो घंटी बजाते हैं उसने हमारे दिमाग की हर घंटी को बंद कर दिया। और पिछले 2000-3000 साल में जो प्रतिभाएं थी वो आगे नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? हर एक कदम पर, हर एक कदम पर कुचल दी गई। इसका एक एस्पेक्ट मैं और बताऊंगा। समाज में जब आदमी पैदा हुआ था तब उसके साथ ज्यादा से ज्यादा उसकी लैंगिक पहचान हो सकती थी कि वो आदमी है या औरत है। इससे ज्यादा उसकी पहचान नहीं थी। उसके बाद में उसकी पहचान बनाई गई कि वो ब्राह्मण है
या वो क्षत्रिय है या शूद्र है या वैश्य है। और उसके बाद में जब इस पहचान से भी पार नहीं पड़ी तो फिर इस पहचान को और माइक्रो लेवल पर बांट दिया गया। और उसके बाद आज जब हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं और बैठे हैं तो अभी ये कह रहे अध्यक्ष जी कि आप इधर आ जाओ, मैं बीच में बैठ जाता हूँ। अगर ऐसी भावना होती तो फिर हम आते ही नहीं। भावना क्या है? भावना ये है कि जितने वंचित लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो आदिवासी हो या कोई और, हम दबे कुचले लोगों के लिए जो अवसर पहले खत्म कर दिए गए थे वो अवसर अब हम अपने हक से प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान इस बात की पुख्ता व्यवस्था करता है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे भले वो गीता पढ़े, कुरान पढ़े, भले रामायण और महाभारत पढ़े, लेकिन मेहरबानी करके भारत के संविधान को जरूर पढ़ें। क्योंकि उस भारत के संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने हकों की बात कर रहे हैं और हमारी प्रतिभाएं बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है। इसलिए जो हमारे सुधी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो संविधान के बारे में बच्चों को बताएं और ये बताएं कि समानता जो है वो अधिकार उससे पहले की हमारी स्थिति और बाद की स्थितियों में क्या बदलाव हुआ है। कई बार कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उसके एक टैग लगा देते हैं अंबेडकरवादी, ठीक है, और उसको सुनने वाला भी गाली के रूप में लेता है। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी आदमी के नाम के साथ अंबेडकरवादी टैग लगे तो उस आदमी को इस बात को गर्व से सुनना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ मैं अंबेडकरवादी हूं। आज मैं बतौर एसडीएम अगर यहाँ बैठा हूँ और आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ, उसका कारण भी वो संविधान है। अगर वो नहीं होता तो मैं भी कुम्हार का बेटा कहीं मिट्टी का बर्तन बना रहा होता। ये चीजें हमें अपने बच्चों के खून के कतरे कतरे में डालनी चाहिए कि अगर ये संविधान बचता है तो ही हमारी हक, हमारी सुविधाएं, हमारे अधिकार बचते हैं। अगर वो नहीं बचता है तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जहां जो समझदार है, एक घर में अगर 4 भाई हो और उनमें से कोई एक समझदार हो तो समझदार भाई की जिम्मेदारी ये बनती है कि बाकी अपने 3 भाइयों को भी कोई काम धंधे लगाए, इकट्ठा रखे और तरक्की के मार्ग पर लेके जाए। अगर किसी क्षेत्र में हमारे वंचित वर्ग का कोई भी हिस्सा अगर मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि जो पहले वर्ण बनाए और वर्ण के बाद में जातियां बना करके हमें तोड़ दिया गया, हमें अपने सारे भाइयों को चुन चुन के इकट्ठा करना चाहिए और उसके बाद जो हमारी जो समरसता होगी वो समरसता तय करेगी कि धरती के इस भारत भूमि के कोने कोने पर इंच इंच भूमि पर, भले वो लोकसभा हो या विधानसभा, भले पंचायत हो, भले कोई नौकरी, वहां हम अपना हक ले लेंगे। और इसके लिए जरूरत है कि हम सभी लोग यूनाइट हों, इकट्ठे हों और एक साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। मैं जब भी जिस नौकरी में रहा हूँ शिक्षा पर खूब काम किया और बड़ा मानस होता है काम करने का। यहाँ भी मेरे बहुत अच्छा माहौल है, विधायक साहब के साथ इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी सरकारी स्कूल के कोई बच्चे के पास में जाते हैं, अच्छा पढ़ने वाला है, घर की स्थितियां ठीक नहीं है, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवाएं। और जिस दिन वो बच्चा, आज वो जरूरतमंद है, अगर आज हम उसको हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, तो कल वही बच्चा समाज के 4 लोगों को सहयोग करेगा। अब उन स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं शिक्षक बंधुओं से भी गुजारिश करूंगा कि हमारा नौकरी पेशा होने के नाते हमारा एक धर्म तो है कि जो तनख्वाह मिल रही है उसके बदले काम करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा नैतिक धर्म भी है। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि जो व्यक्ति शिक्षित है और अगर वो शिक्षा का उजियारा और लोगों तक नहीं पहुंचाता है, जो व्यक्ति चेतना से युक्त है और उस चेतना का उजियारा वो समाज में और लोगों तक नहीं पहुंचाता है, तो वो अच्छे शब्दों में देशद्रोही है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास में चेतना और जागृति और जो शिक्षा है, तो हमारा धर्म बनता है, हमारे शिक्षक बंधुओं का धर्म बनता है कि हम उस शिक्षा के, उस चेतना के उजियारे को उस वंचित वर्ग के लास्ट परिधि पर खड़े हुए बच्चे तक
तक पहुंचाएं। और जिस दिन हम इस काम को करेंगे उस दिन हमारी ये जो प्रतिभाओं की संख्या 600 यहाँ पर 6000 होगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें उस मुकाम तक काम करना है। ये जो छोटे छोटे काम अभी हम कर रहे हैं ये माइक्रो लेवल पर बहुत छोटे काम है। अभी बहुत बड़ी जंग जीतनी बाकी है, बहुत बड़ा युद्ध जीतना बाकी है। तब तक मेरे सभी साथी संग आप लोग इस मिशन में सभी लगे रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।